हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश इंटीग्रेट मैथ में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ दिन लगभग 1 महीने का गैप हो गया वीडियो डालने में, क्योंकि कुछ पर्सनल काम थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सफ़र। और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर। वेक्टर से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जेईई मेंस में आता ही है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं आज का चैप्टर वेक्टर। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड हो और उसके पास डायरेक्शन ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, यानी उसके पास डायरेक्शन ना होगा। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा, सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा, तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, मास हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल फोर्स हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये सभी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही फेमस एग्जांपल है। पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसके पास तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में नहीं रखते हैं। इसके बावजूद मतलब मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन होने के बावजूद भी उसको वेक्टर क्वांटिटी में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं बोर्ड पर इन सभी चीज़ों को। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 2 भाग में बांटे, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, एग्जाम्पल में वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, डेंसिटी हो गया। वेक्टर में इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा। एग्जाम्पल में फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे ABC है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? एक एरो ऊपर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करके एक एरो ऊपर दे देंगे। और एक चीज़ और, अगर 2 एरो दिया हुआ हो, ठीक, और ये दो एरो दे के बोल रहा है, ये मान लेते हैं कोई A है, ये B है। अगर एरो दे के पूछा जाए कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो जिसका एरो का लेंथ ज़्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक, तो लेंथ ऑफ एरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड का। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। वो सिंपल अलजेब्रिक सम उसमें होता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग देखते हैं, अगर लूप दिया हुआ हो, ट्रायंगुलर लूप दे दिया गया हो, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कोई भी लूप दे दिया गया हो, अब हम लोग को देखना है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई भी फिगर हम लोग को दे देगा, हम लोग को एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन क्या होता है उसी चीज़ को समझना है। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जैसे ट्रायंगुलर फिगर दे दे, पैरेललोग्राम फिगर दे दे, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, कोई भी फिगर दे दे, हम लोग सभी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ट्रायंगुलर लॉ, जैसे ये एक फिगर है, ये क्या बन गया? ट्रायंगुलर। ये वेक्टर C है, ABC, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। ठीक, देखिए हम लोग को सॉल्व कैसे करना है, इसको बोला जाता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। इसी के बाद जब हम लोग लूप लॉ देखेंगे तो वहाँ पे हम लोग को कोई फिगर दे देगा, हम लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमें क्या करना है, इसमें 2 पॉइंट को चूज करना है, किसी एक पाथ को चूज करिए। यहाँ से यहाँ 2 पॉइंट को हम लोग चूज कर लिए और यहाँ से यहाँ हम लोग को जाना है। किस किस वे से जा सकते हैं, या तो ए से सी जा सकता है या फिर ए से बी, बी से सी जा सकता है। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, अगर फिगर दे दिया हो इस तरीके से, ए बी सी, वेक्टर सी ए और इसको बी मान लेते हैं। हमें एक पार्ट चूज करना है, इसी को चूज कर लीजिए, सी से बी। कैसे जा सकते हैं, या तो सी से बी जाए या सी से ए और ए से बी जाए। तो वेक्टर बी या तो ऐसे जा सकते हैं सीधा, या फिर ए और बी होते हुए। वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, एक पाथ चूज कर लेना होगा और उस पाथ को चूज करने के बाद देखना होगा कि हम लोग किस तरीके से उस वे में जा सकते हैं। तो या तो सी से बी जाएंगे और या फिर सी से ए और ए से बी जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग को हेक्सागोनल फिगर दे दे, पेंटागोनल दे दे, कोई भी फिगर दे दे, उस पर हम लोग को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दे देगा x और कुछ वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे यहीं पे दे देगा x और a b है ना, तो बोलेगा कि वेक्टर x जो है वो किसके इक्वल आएगा। तो वेक्टर x सी पे लिए, एक सेकंड यहाँ पे b, यहाँ पे अगर x है तो वेक्टर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर b माइनस a। तो इस तरीके से कोई फिगर दे देता है और उसमें कोई वेक्टर x होता है, कोई वेक्टर a, कोई वेक्टर b, कोई c d, और बताता है कि हम पूछता है हम लोगों से कि वेक्टर x का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग को निकालना होता है। रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं लूप लॉ ऑफ एडिशन। जब लूप लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे ट्रायंगुलर फिगर है या कोई भी फिगर है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, लूप लॉ ऑफ एडिशन, जैसे यही फिगर है, हमें क्या करना है, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए या फिर क्लॉकवाइज मूव करिए। ठीक, और दूसरा चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि जब हम लोग मूव करेंगे तो मेरा डायरेक्शन और जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा अगर सेम रहा, मेरा डायरेक्शन और वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम रहा तो पॉजिटिव लेंगे, मेरा डायरेक्शन और वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट रहा तो निगेटिव लेंगे। जैसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मूव कर सकते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए या फिर क्लॉकवाइज मूव करिए। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव किए और कोई पॉइंट चूज कर लिए ए। हम लोग को ए से मूव करते हुए फिर से कहाँ पे आना है, ए के पास ही आना है। ठीक, हम मूव कर रहे हैं यहाँ और वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है, उसका भी डायरेक्शन सेम ही है, तो क्या हो जाएगा प्लस सी। उसके बाद हम मूव करेंगे इधर और वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा माइनस बी। हम मूव कर रहे हैं बी से ए और वेक्टर ए का डायरेक्शन कहाँ है, ए से बी, तो माइनस ए इक्वल टू 0। तो वेक्टर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ पे आइए, एंटी क्लॉकवाइज मूव करिए, यहाँ से मूव कर रहे हैं और फिर से हमको यहीं पे आना है। हम मूव कर रहे हैं सीधा, वेक्टर का डायरेक्शन भी उसी में है, तो प्लस सी। हम मूव कर रहे हैं इधर और वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो माइनस बी। हम मूव कर रहे हैं इधर तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, उसका भी सेमी डायरेक्शन है, तो प्लस ए इक्वल टू 0। तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। ठीक है, लूप लॉ जैसे ही हम लोग देखेंगे तो हम लोग आराम से बता सकते हैं, उतना हम लोग को सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे हम लोग को निकालना है किसी भी वेक्टर का वैल्यू। अभी देखिए, क्वेश्चन देता है, एक हेक्सागोनल फिगर बना देगा,
1 2 3 4 5 6, एक हेक्सागोनल फिगर बना दिया। ABCDEF, कोई फिगर बना सकता है, हेक्सागोनल हेप्टागोनल कोई भी फिगर बना सकता है। एक डायरेक्शन इधर है, इसका FE का डायरेक्शन इस साइड है, ED का डायरेक्शन ऐसा है, वेक्टर DC का डायरेक्शन इस साइड है, BC का डायरेक्शन और BA का डायरेक्शन, FA का डायरेक्शन इस साइड है। ठीक, ये दे दिया x, ये दे दिया वेक्टर A, इसको वेक्टर B मान लीजिए, इसको वेक्टर C मान लीजिए, इसको वेक्टर D मान लीजिए, इसको वेक्टर E मान लीजिए। ठीक, और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जो वेक्टर x है उसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा, हमें क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको जो है ऊपर ठीक से बना देते हैं फिगर। क्या देख रहे थे, लूप लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कोई फिगर बना दिया। बहुत बड़ा हो गया। ABCDEF, यहाँ पे वेक्टर x है, ये वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, वेक्टर D और वेक्टर E। ठीक, हम लोग को निकालना है क्या, वेक्टर x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हम लोग को किसी पॉइंट को चूज कर लेना है। मान लेते हैं ये A को चूज कर लिया। ठीक, और हम लोग को मूव करना किसी भी डायरेक्शन में, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए। यहाँ से फिर से हम लोग को कहाँ पे आना, पॉइंट A पे ही आना है। लूप लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जहाँ पे मेरा मूवमेंट होगा और वेक्टर का मूवमेंट अगर सेम रहा तो पॉजिटिव में लेंगे, मेरा मूवमेंट और वेक्टर का मूवमेंट अपोजिट रहा तो क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो सबसे पहले A से F गए, मूवमेंट ऐसे, मेरा मूवमेंट ऐसे हुआ, वेक्टर का भी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, +C। मेरा मूवमेंट और वेक्टर का मूवमेंट सेम है, ये वेक्टर का डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो +X। मेरा मूवमेंट और वेक्टर का जो डायरेक्शन है, मेरा डायरेक्शन और वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या है, अपोजिट है तो -A। मेरा इधर है और वेक्टर का भी इसी डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो +B। डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो -C। मेरा डायरेक्शन इस साइड और वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी साइड है तो क्या हो जाएगा, +D इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग यहाँ से मूव किए और यहीं पे हम लोग को आना है। इस डायरेक्शन में मूव किए, वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर ही है तो +C, फिर +X। मेरा डायरेक्शन इस साइड है, वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो -A। मेरा डायरेक्शन इस साइड है, वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी साइड है तो +B। मेरा डायरेक्शन इस साइड और वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है तो -X -C। और मेरा डायरेक्शन इस साइड और वेक्टर का भी डायरेक्शन इस साइड तो +D। हम लोग को निकालना क्या है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस साइड लेके जाएंगे तो वेक्टर A +C, फिर एक सेकेंड, इसको क्या माने, ABCD, E है, E, ये भी क्या हो जाएगा, E। ठीक, -E या -D पहले लिखिए, फिर -E। x का वैल्यू क्या हो गया, वेक्टर A +C -D -E। इस तरीके से लूप लॉ ऑफ एडिशन कहीं भी हम लोग यूज करेंगे तो किसी भी फिगर में यूज करेंगे तो आंसर हम लोग का तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, पहला देखेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड नहीं, जीरो होता है और डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, एनी आर्बिट्री डायरेक्शन हो सकता है, किसका, जीरो वेक्टर का। उसके बाद यूनिट वेक्टर देखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, आइए पहले उस चीज़ को लिख लेते हैं और साथ साथ समझते हैं।
तो देखिए जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं। हम लोग शुरू में ही देखे थे कि जो एरो का लेंथ जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका क्या होता है, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो जीरो वेक्टर को हम लोग एरो से ये एक डॉट से दिखाते हैं और जीरो वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नल वेक्टर। ठीक, उसके बाद मैग्नीट्यूड वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। और कोई वेक्टर ए है, उसका अगर यूनिट वेक्टर को दिखा उसका यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, एक कैप से यूनिट वेक्टर को हम लोग दिखाते हैं जो कि इक्वल होगा ए वेक्टर और उसके डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड के। ठीक है, नेक्स्ट है पोजिशनल वेक्टर। तो पोजिशनल वेक्टर नाम से ही क्या लगता है, पोजीशन। ओरिजिन से किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोजिशनल वेक्टर कहते हैं। जैसे के है और ओरिजिन पे इसको हम लोग जीरो वो मान लेते हैं, ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो जो पोजिशनल वेक्टर ऑफ के होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स में कितना जाएगा, 3i कैप। अच्छा, उससे पहले अगर हमसे पूछे यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम लोगों से पूछे कि यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस जे कैप और यूनिट वेक्टर ऑफ जेड एक्सिस को के कैप से हम लोग दिखाते हैं। पोजिशनल वेक्टर ऑफ के क्या हो जाएगा, के जगह पे हम लोग कोई दूसरा चीज़ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग पी मान लेते हैं। पोजिशनल वेक्टर ऑफ ओ पी क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना जाएगा, 3 यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट और जेड एक्सिस में 4 यूनिट। उसके बाद है फ्री वेक्टर। तो देखिए फ्री वेक्टर, हम लोग मैथमेटिक्स में जितने भी वेक्टर रखते हैं सभी वेक्टर क्या होता है, फ्री वेक्टर होता है। जैसे फ्री वेक्टर कहने का मतलब कि किसी भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर अगर दिया हुआ हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलली कहीं भी ला सकते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर है तो किस वेक्टर को फ्री वेक्टर कहते हैं, अगर उस वेक्टर को हम लोग पैरेलली लाएंगे, पैरेलली कहीं भी इस वेक्टर को ला सकते हैं। इस वेक्टर को यहाँ है तो पैरेलली इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, तो उसी वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर कहते हैं। ठीक, अब हम लोग को देखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। देखिए जो दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा वो हमेशा 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, इन दोनों वैल्यू के बीच में ही रहेगा किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू। एंगल बिटवीन दो वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे एक वेक्टर ऐसे है, ठीक, और एक वेक्टर इस तरीके से है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे जब हम लोग एंगल निकालते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये सब नहीं देखते हैं, बस उन दोनों के बीच में कितना एंगल है हमें ये बताना होता है। हम लोग क्या सीखे हैं फ्री वेक्टर में कि हम लोग किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी कर सकते हैं। ये वेक्टर है, इसको हम लोग पैरेलली यहाँ पे ला सकते हैं। यही जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इस चीज़ को हम लोग लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ नहीं है। टेल और टेल को ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। दोनों के टेल को ही जोड़ना पड़ता है, ठीक, तब इन दोनों के बीच का हम लोग क्या निकालते हैं, एंगल निकालते हैं। और एंगल जो होता है इसका
वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 होगा। ठीक, यहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज ये सब कुछ नहीं देखना है, बस इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। और क्या करना है, अगर कोई वेक्टर इस तरीके से दिया हो और कोई वेक्टर इधर है तो हम लोग को क्या करना है, किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इस वेक्टर को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और दोनों के क्या टेल और टेल को जोड़ना है। दोनों को टेल और टेल को जोड़ने के बाद ही हम लोग क्या निकालते हैं, उसका एंगल निकालते हैं। थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड में ही होगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड में ही होगा। क्वेश्चन में ऐसे रहेगा कि अगर साइन थीटा का वैल्यू मतलब दो वेक्टर दे दिया है जिसके बीच का एंगल दे दिया साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि साइन यहाँ पे भी पॉजिटिव रहता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो ये ऑप्शन देखने से हम लोग क्या बता सकते हैं कि यही ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब हम लोग को देखना है कॉलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर। तो देखिए दोनों सेम ही हैं। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे या फिर पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। तो देखिए अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिनियर वेक्टर बोलेंगे या फिर पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। अगर सेम डायरेक्शन में हो तो 0 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो 180 डिग्री। और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं लाइक वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। ठीक, और एक पॉइंट, अगर कोई भी दो वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो, तो वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आता है लेम्डा का वैल्यू निकालना है जब वेक्टर ए दिया हुआ हो 2i - 4j + k कैप और वेक्टर बी दिया हो (8i - λj + 4k कैप। हम लोग को क्या करना हो, लेम्डा का वैल्यू निकालना है। और ये जो वेक्टर है व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल, वेक्टर ए एंड बी आर क्या है, पैरेलल है, तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई कैप वाला प्रोपोर्शनल होगा, जे कैप वाला प्रोपोर्शनल होगा और के कैप वाला प्रोपोर्शनल होगा। 2/8 इक्वल टू -4 बाई -λ इक्वल टू 1/4। ठीक, ये कैंसिल हो गया। लेम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 × 4/2, तो लेम्डा का वैल्यू 16 आ जाएगा। ठीक, अभी तक जो भी चल रहा है वो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो यहाँ तक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेक्चर, लेकिन जैसे ही जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि डॉट प्रोडक्ट से क्या होने लगता है, वेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है तो डॉट प्रोडक्ट से ही पूछता है, तो वहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने लगता है। ये सब क्या था, थ्योरी पार्ट था आप लोगों को समझाने के लिए। एक और वेक्टर देखना है, कोप्लेनर वेक्टर। तो कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे, जो सेम प्लेन में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलते हैं। बस इसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा और सीधा अब हम लोग आएंगे किस में, डॉट प्रोडक्ट में, जिससे वेक्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोप्लेनर वेक्टर किसी भी प्लेन पे यानी कि अगर वेक्टर सेम प्लेन पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जब कभी भी दो वेक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा,
कोप्लेनर वेक्टर होगा। कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर ही होगा, और तीन या तीन से ज़्यादा में भी कोप्लेनर वेक्टर हो। क्यों दो कोप्लेनर वेक्टर हमेशा दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर क्यों होते हैं? तो देखिए, जैसे मान लेते हैं एक प्लेन क्या है, जेड एक्सिस में है, एक वाई में है, तो इसका प्लेन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक वाई में है, एक एक्स एक्सिस में है प्लेन, यानी कि जब कभी दो वेक्टर हो तो उसका प्लेन होगा, वो दोनों क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है। अगर तीन या दो मतलब तीन या तीन से ज़्यादा हो तो मे भी वो कोप्लेनर हो। ठीक है, तो ये जब मतलब ये जितने भी थे वो सब क्या थे, वेक्टर के इंट्रोडक्शन थे। अब हम लोग को देखना है डॉट प्रोडक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेक्टर में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से ही बनता है।